नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम ट्वेल्थ एग्रीकल्चर में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कृषि जंतु विज्ञान यानी एग्रीकल्चरल जूलॉजी। उसका जो पहला टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जूलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका परिचय देखेंगे और जो आपके अंतर हैं, जो डिफरेंसेज है लिविंग और नॉन लिविंग में, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं इसका परिचय, पहले देखते हैं बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी के बारे में। ओके, तो यहां पर देखिए आप लोग, यहां पर विज्ञान की देखिए, बायोलॉजी क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। यानी अब इसको इंग्लिश में कह सकते हैं, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग्स, यानी ऐसी शाखा विज्ञान की जो सजीवों का अध्ययन कराती है, ठीक है, उसको बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। जीव विज्ञान, ठीक है, ग्रीक शब्द कौन कौन से हैं, बायोस और लोगोस, ठीक है। बायोस मतलब लिविंग और लोगस मतलब स्टडी, लिविंग की स्टडी। अब देखिए तीन पार्ट में इसको बांटा गया है, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बॉटनी। कभी कभी मतलब कुछ जगह मैंने देखा है कि माइक्रोबायोलॉजी को जूलॉजी के साथ ही रख देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी एक अलग ब्रांच है, आपको जूलॉजी के साथ अगर मिल रही है, यानी जूलॉजी में उसको यानी बस दो ही पार्ट दे रहे हैं बायोलॉजी के, जूलॉजी और बॉटनी, तो वो गलत है। क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी एक अपनी अलग सेपरेट ब्रांच है, उसके अंतर्गत ऐसे कुछ माइक्रोब्स का स्टडी करते हैं जो जूलॉजी में नहीं स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये अलग ब्रांच है, जूलॉजी पहला, दूसरा माइक्रोबायोलॉजी, तीसरा बॉटनी यानी जंतु विज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी को बोल सकते हैं सूक्ष्म जैविकी, इसके फादर लिवेनहॉक हैं। और बॉटनी वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान देखिए इसके बारे में क्या होते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए जूलॉजी, इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे संघ प्रोटोजोआ, इसमें से आपका आर्थ्रोपोडा है, मेमेलिया है, एनिलिडा अर्थ और निमेटोडा है, ठीक है। अब सूक्ष्म जैविकी यानी माइक्रोबायोलॉजी में इसके अंतर्गत विषाणु जो आपके वायरसेज होते हैं, ठीक है, वायरस का अध्ययन थोड़ी आप करेंगे जूलॉजी में, ठीक है, इसको तो स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। तो विषाणुओं तथा अन्य सूक्ष्म जीवों का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसमें जैसे आपका फंगस यानी कवक हो गया, एल्गी जी शैवाल बोलते हैं, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, और एक उसकी जो आपके यूनिसेलुलर होते हैं वो और प्रोटोजोआ, इन सभी का अध्ययन बायोलॉजी जूलॉजी में आपको नहीं करने को मिलेगा। जैसे फंगस है, एल्गी है, बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर जीव है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। अब देखिए वनस्पति विज्ञान बॉटनी, तो इसमें वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, प्लांट्स का, वही जो आपके जो भी प्लांट। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही एक सुंदर सा, मैंने एक बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर इमेज लगाया हुआ है, जिसमें यहाँ पर जूलॉजी का हमने कुछ जंतुओं को यहाँ पर प्रदर्शित किया है। यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर जिराफ है, हाथी है, शेर है यहाँ पर, और भी, हाँ, तो ये सारे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा चित्र है। तो यहाँ पे वेदर भी बहुत अच्छा दिख रहा है, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब देखते हैं हम अगले में, ये देखिए जंतुओं के लक्षण क्या क्या, कुछ ऐसे सिम्टम्स बताइए जिसके आप कहेंगे कि ये भाई जंतु है। यानी तो कौन कौन से होंगे, देखिए कोशिका होगी जंतुओं में। अब जंतुओं में कोशिका होती है, सजीवों में, यहाँ पे जंतुओं के नहीं सजीवों के लक्षण लिखना था, ठीक है, सजीवों के लक्षण, ठीक है। तो इसमें या जंतुओं की भी बोल सकते हैं, तो कोशिका होती है, नॉन लिविंग में थोड़ी कोशिका होती है। उत्सर्जन होता है, एक्सक्रेशन होता है, श्वसन होता है जिसको रिस्पिरेशन बोलते हैं, पाचन जिसको डाइजेशन बोलते हैं होता है, परिसंचरण यानी जो ब्लड सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन होता है, जनन यानी रिप्रोडक्शन होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो पाई जाती हैं, गमन होता है, गमन का मतलब कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। फादर कौन है जूलॉजी के, तो एरिस्टोटल यानी अरस्तु हैं, ये एज इट इज पूछ लिया जाता है, वो ध्यान में रखेंगे। अब देखिए जूलॉजी की कुछ ब्रांचेज जो बायोलॉजी की है वो हम देखें तो कोशिका विज्ञान, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, साइटोलॉजी सेल जो है, कोशिका जो है, इसका टेक्निकल टर्म होता है साइटो, भले ही इसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं, ठीक है। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। अब देखिए ये भी एक बहुत अच्छा सा फिगर हमने यहाँ पर इंक्लूड किया, इसमें कुछ ब्रांचेस हमने दिखाई हैं। इन ब्रांचेस के बारे में आगे हम देखेंगे, पहले स्लाइड में इसमें देख लेते हैं। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होता है, ये बीएससी एजी में आपको पढ़ाया भी जाएगा, ठीक है, एक सब्जेक्ट होगा एंटोमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स होगा। हर्पिटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ स्लीमी एनिमल्स, हर्पिटोलॉजी जैसे आपका रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल मतलब सांप जो आपका होता है। फिर मेमोलॉजी में मेमोलॉजी का आता है मेमल्स, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी ऑफ मेमल्स, जैसे जो स्तनधारी होगा, जैसे मनुष्य हो गया, यहाँ पे हाथी बना हो गया, वो हो गया। इक्थियोलॉजी फिर है यहाँ पर देखिए,
लिक्थोलॉजी में स्टडी ऑफ फिश यानी मछलियों का, देखिए अगर स्टडी ऑफ फिश मछलियों का अध्ययन तो इक्थियोलॉजी होगा, लेकिन मछली पालन का अध्ययन अगर है तो वो पिसीकल्चर होगा। स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन होती है इक्थियोलॉजी और पिसीकल्चर में, तो आप ध्यान में रखेंगे। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, यकृत का अध्ययन हिपैटोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, वृक्क का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, जोड़ का अध्ययन इसको बोलते हैं आर्थोलॉजी। देखिए अंतर है, जोड़ का अध्ययन आर्थोलॉजी होगा, लेकिन पक्षियों का अध्ययन जो स्टडी ऑफ बर्ड्स है वो ऑर्निथोलॉजी होगा। केंद्र का अध्ययन कैरियोलॉजी, यहाँ पर पक्षियों का लिखा हुआ है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। कीटों का अध्ययन यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा गया है, कीटों का अध्ययन यहाँ पे ऑर्निथोलॉजी नहीं होगा, मैंने आपको बताया था ऑर्निथोलॉजी तो स्टडी ऑफ बर्ड्स होता है, ठीक है। कीटों का अध्ययन होता है एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। मोलस्का जो होते हैं उनका अध्ययन माइकोलॉजी में। सर्प का अध्ययन ऑफियोलॉजी, देखिए सर्प वैसे सांप तो होता है रेप्टाइल ही है, लेकिन सांप का अध्ययन करते हैं और ऑफियोलॉजी में। और जो आपके नॉर्मल मतलब वैसे जो आपके रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, ऑफियोलॉजी कर सकते हैं। या इसके अलावा जो है यहाँ पर हमने आपको ऊपर बताया भी था, ये देखिए, या उसको हर्पिटोलॉजी में भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से छिपकली का अध्ययन करते हैं सेरोलॉजी में, सरीसृप का अध्ययन करते हैं हर्पिटोलॉजी में, हमने आपको बताया भी था ऊपर। अब देखिए, अब जो अंतर है सजीव और निर्जीव में वो देख लेते हैं, ये भी आपके चैप्टर में था। तो देखिए जहाँ नोट्स की जरूरत होगी हम आपको नोट्स दिखाएंगे, जहाँ गाइड की जरूरत होगी जैसे ये गाइड का एक पिक्चर है तो वो दिखाएंगे, जहाँ आपको टेक्स्ट बुक की जरूरत होगी वो भी दिखाएंगे, जहां फिगर की जरूरत होगी वो भी आपको दिखाई जाएगी। तो सारी चीजें आपको यहाँ पर चैनल पर दिखाई जाएंगी। अब देखिए सजीव में क्या होता है, आकार एवं आकृति निश्चित होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे सजीव है, जैसे हम लोग मनुष्य हैं, तो हम लोग की आकार जो है बॉडी का शेप है कि इस तरह का शेप है वो निश्चित होगा, आकृति भी निश्चित होगी। लेकिन जो निर्जीव नॉन लिविंग्स होते हैं उनमें आकार और आकृति निश्चित नहीं होती है। सजीव में जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। निर्जीवों का निर्माण जो है कोशिकाओं से नहीं होता है, ठीक है। अब सजीवों में कोशिका में जीव द्रव्य, ठीक है, जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, फिजिकल बेस ऑफ लाइफ है, तो वो पाया जाता है। समस्त जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य द्वारा संपन्न होती हैं। जीव द्रव्य जीवन का द्रव्य, जीवों का द्रव्य, ठीक है। अब निर्जीवों में थोड़ी जीव द्रव्य पाया जाएगा, तो इनमें नहीं पाया जाता है। जीवधारियों में पोषण श्वसन उत्सर्जन प्रचलन आदि होता है, ये हमने ऊपर भी आपको बताया था। निर्जीवों में शोषण पोषण प्रचलन थोड़ी होगा, ठीक है। पोषण मतलब उनमें न्यूट्रिशन थोड़ी होगा, श्वसन यानी शोषण थोड़ी करेंगे, उत्सर्जन यानी एक्सक्रेट थोड़ी करेंगे, प्रचलन भी नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है, यह एक निश्चित अनुपात में होती है। देखिए सजीवों में बाह्य वृद्धि भी होती है लेकिन एक निश्चित सीमा तक, ठीक है। जैसे हम लोग की शरीर की हाइट जो ग्रोथ है वो एक निश्चित सीमा तक बढ़ती है, लेकिन आंतरिक वृद्धि होती रहती है निश्चित अनुपात में। निर्जीवों में प्राय वृद्धि नहीं होती, ठीक है, वृद्धि बाह्य होती है। इसका मतलब आंतरिक वृद्धि नहीं, सिर्फ बाह्य वृद्धि होती है निर्जीवों में, यह समान अनुपात में होती है, ठीक है। अब एक कंफ्यूजन आप मत पालिएगा अपने मन में कि जो पेड़ पौधे होते हैं प्लांट्स हैं वो निर्जीव है, क्योंकि वो सजीव है तभी तो अब बायोलॉजी में उसका स्टडी कर रहे हैं, बॉटनी में, ठीक है। आगे देखिए, सजीवों में अनुकूलता का गुण पाया जाता है, ये स्वयं को वातावरण से अनुकूलित किए रहते हैं। निर्जीवों में अनुकूलता यानी एडेप्टेबिलिटी का गुण नहीं पाया जाता। अनुकूलता मतलब जैसे भी आप मनुष्य यानी जो जीव है वो परिस्थिति के अनुसार अपने शरीर को ढाल लेते हैं, उसको अनुकूलता बोलते हैं। जैसे कि अभी आप गर्मी के यानी उसमें रह रहे हैं वातावरण में हमारे यहाँ, अब आप एकाएक जो है यूरोपीय कंट्रीज जो आपके ठंडे देश है वहां पे चले जाएं तो वहां से कुछ टाइम आपका शरीर ढल जाएगा, उसी को बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी। सजीवों में गति जैसे पौधों में एवं प्रचलन जंतुओं में इसका गुण पाया जाता है। निर्जीवों में स्वतः गति एवं प्रचलन की क्षमता नहीं पाई जाती। इसका मतलब है कि जैसे निर्जीव कोई भी चीज है, जैसे पत्थर ही है, वो खुद थोड़ी चलेगा, आप उसको एक जगह से ले जाएंगे तभी चलेगा ना, ठीक है। स्वतः इसका मतलब है नहीं पाई जाती। सजीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। उदाहरण जैसे आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया है, शैवाल यानी एल्गी है, कवक यानी फंगस है, पादप यानी प्लांट्स है, अमीबा है, इंसेक्ट है यानी कीट है, मछली फिश है, पक्षी यानी बर्ड्स हैं, सर्प है यानी जो स्नेक्स हैं आपके, मानव यानी ह्यूमन है। निर्जीवों में यह विशेषता नहीं होती। कौन सी विशेषता, तो अपने से अब देखिए, अब जीवाणु भी अपने जैसे जीवाणु उत्पन्न कर लेगा, मानव जो है प्रोडक्शन करके अपने जैसा मान उत्पन्न कर लेंगे, लेकिन पत्थर से कहिए, ईंट से, नमक से, कार जहाज लोहा इन चीजों से कहिए कि वो अपने जैसे उत्पन्न करके दिखाएं तो वो थोड़ी कर पाएंगे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो हम देख लेते हैं। यहाँ पर सजीव तथा निर्जीव में वृद्धि का मुख्य अंतर क्या है? तो सजीव में आंतरिक होती है, निर्जीव में बाह्य होती है। सजीव में आंतरिक मतलब जैसे हम ही लोग सजीव हैं, ह्यूमन है, तो हमें आंतरिक वृद्धि मतलब जैसे दिमाग हमारा विकसित कर रहा है। निर्जीवों में बाह्य वृद्धि होती है। भ्राणिकी किसे कहते हैं? ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर नामी या भ्राणिकी भ्रूण यानी एम्ब्रियो का अध्ययन करेंगे। ठीक है, एम्ब्रियो की रचना, उत्पत्ति एवं परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है, भ्रूणिकी कहलाती है। जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के जनक, तो जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के फादर मैंने ऊपर आपको बताया एरिस्टोटल यानी अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान जो आपका बॉटनी है उसके फादर आपके होंगे थियोफ्रास्टस। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है अरस्तु को जंतु विज्ञान का और थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। जंतु स्वपोषी नहीं होते। क्यों नहीं होते? तो जंतुओं में देखिए स्वपोषी मतलब स्वयं पोषण, खुद का पोषण स्वयं कर लेना। ठीक है, तो ये क्यों नहीं होते? क्योंकि प्लांट स्वपोषी होते हैं तो उनमें एक वर्णक पाया जाता है हरित लवक, एक पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, तो उसके द्वारा वो अपना खाना सूर्य से बनाते हैं। जंतुओं में वो एब्सेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जंतु में हरित लवक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती। जैसे इसमें देखिए युग्लिना है तो जंतु, ठीक है, अब उसमें होता है क्लोरोप्लास्ट, वो प्रकाश संश्लेषण भी कर लेता है, लेकिन और सभी जंतुओं में नहीं होता। इसी कारण ये स्वपोषी नहीं होते। जीव की शरीर की संरचना का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? आकार की यानी मॉर्फोलॉजी, उसकी जो संरचना स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन करेंगे, मॉर्फोलॉजी। ये बाह्य आकार की, आंतरिक आकार की यानी इंटरनल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होता है। जीव विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत रोगाणुओं का अध्ययन किया जाता है? तो देखिए वही हमने बताया ना कि सूक्ष्म जैविकी यानी जो आपका होता है बैक्टीरियो माइक्रोबायोलॉजी, उसमें रोगाणुओं का अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म जीवों का। जैसे मैंने आपको बताया था कौन कौन से सूक्ष्म जीव, ठीक है, जैसे कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ वगैरह हैं। जीव विज्ञान की युवा शाखा जिसके अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान, पैलिएंटोलॉजी। जीवाश्म विज्ञान देखिए, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको 2 सेकंड में बताता हूँ कि जीवाश्म विज्ञान मतलब होता है, देखिए जैसे डायनासोर्स वगैरह थे, ठीक है, तो उनके फॉसिल का, उनके अवशेषों का अध्ययन किया गया, तो वही जो किए उन्हीं को पैलेंटियोलॉजी, वही उसी शाखा को बोलते हैं। और जो ये काम करते हैं साइंटिस्ट, उनको पैलेंटियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, जीवाश्म वैज्ञानिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि सूक्ष्म जैविकी किसे कहते हैं? तो कृषि सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होगा, कृषि सूक्ष्म जैविकी हो गया। ठीक है, श्वसन एक अपचय यानी, अब देखिए श्वसन तथा पोषण में कौन सी अंतर बताइए? तो श्वसन जो है वो आपका कैटाबॉलिक एक्टिविटी यानी अपचय है, और जो आपका पोषण है, न्यूट्रिशन है, वो एनाबॉलिक है। ठीक है, ये दोनों मिलाकर मेटाबॉलिक होंगे। ठीक है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति एवं हरित लवक का अभाव होता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। कीटों का अध्ययन कहलाता है तो एंटोमोलॉजी, हमने बताई आपको कीट विज्ञान। जैव प्रौद्योगिकी या आनुवंशिकी इंजीनियरिंग की क्या उपयोगिता है? तो जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आनुवंशिकी पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और वो है, यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ और प्रश्न क्या लिखा गया यहाँ पर। तो जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आनुवंशिकी पदार्थों में परिवर्तन अथवा नवीन संयोजन द्वारा जीवधारियों में इच्छानुसार परिवर्तन करके जैव उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसका उपयोग कृषि, चिकित्सा, पर्यावरण, औद्योगिक विकास हेतु किया जाता है। 13वां प्रश्न, निर्जीव एवं सजीव की मध्य की कड़ी, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, निर्जीव और सजीवों के बीच की कड़ी, संयोजक कड़ी तो होगा विषाणु यानी वायरस। प्रकाश संश्लेषण कौन सी क्रिया है? तो एनाबॉलिक यानी उपापचय। अनुकूलन जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ही था, एडेप्टेबिलिटी, तो देखिए जीवधारियों में स्वयं को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेने की क्रिया को अनुकूलन यानी एडेप्टेबिलिटी बोलते हैं। जैसे ऊंट की संरचना उसे मरुस्थलीय जीवन के लिए अनुकूल बनाती है। ये लिविंग और नॉन लिविंग में हमने डिफरेंस आपको बताया ही था। अब देखिए, अब ये जो आपका टेक्स्ट बुक का है, देखिए जहां जरूरत पड़ेगी नोट्स दिया जाएगा, जहां पे आपको जरूरत पड़ेगी गाइड दिया जाएगा, उसका फोटो टेक्स्ट बुक भी दिया जाएगा, इमेज भी दिखाए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ समरी देखते हैं। तो बुद्धि का विकास होने पर जब मानव ने आसपास की वस्तुओं, ऊर्जाओं आदि को समझने का प्रयास किया, तो उसने उनके लिए अपने लिए लाभ खोज लिए। ठीक है, बुद्धि को विचारों में लगाने, समस्या तथा उसके समाधान ढूंढने के लिए उसने प्रकृति के भंडार में ही हल ढूंढे, संसाधनों और उनसे प्राप्त परिणामों की परख की, तो वस्तु स्थिति सामने आती गई। ठीक है, बस विज्ञान का सूत्रपात होता गया। ठीक है, अब आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जीवों का विज्ञान जीव विज्ञान कहलाता है। जीवों का विज्ञान जीव विज्ञान, सिंपल सी बात है। जीव विज्ञान के बाद में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान में बांट दिया गया यहाँ पे। अब देखिए,
अब देखिए इनकी अनेक शाखाएं होती, कहीं अन्य सूक्ष्म जीवों का विज्ञान सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाया, ठीक है। जंतु यहाँ पे कभी कभी जूलॉजी के अंतर्गत भी रख लेते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के, मैंने बताई था आपको ऊपर। जंतु विज्ञान अत्यंत उपयोगी विषय है, मानव कल्याण में इसका उपयोग खाद्य पदार्थों संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, कृषि के लिए, उद्योगों के लिए, आनुवंशिकी आदि की जानकारी के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला है यहाँ पर, मानव समाज तथा मानव जाति की विभिन्न क्षेत्रों के विकास में जंतु विज्ञान के अतिरिक्त इसकी व्यवहारिक शाखाओं का अत्यधिक योगदान है, ठीक है। जो शाखाएं मैंने आपको ऊपर बताई थी, जैसे हर्पिटोलॉजी, कैरियोलॉजी, साइटोलॉजी और ऑफियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, वो सारी हैं, एंटोमोलॉजी वगैरह। जंतु विज्ञान अनेक विज्ञानों के अध्ययन के लिए आधारभूत ज्ञान यानी बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कराता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर आपका पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहीं पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको आप ज्वाइन करके जो अपनी क्वेरीज हैं, जो अपने हमसे आप पूछ कर वहाँ पर सॉल्व करा सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल को, आज ही आपको इसका पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अपने नोट्स जो है अच्छी तरीके से बना सकते हैं, और आपकी क्लासेस जो है अच्छी तरीके से 11th और 12th की लाई जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।